तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आप सभी लोगों को वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, फॉर्म की लास्ट डेट भी निकल चुकी है। नाउ इट इज द टाइम फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑन 26th ऑफ May 2024। So are you all ready? उसके अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि देर इज एन इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय इंडियन पॉलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल होता है इंडियन पॉलिटी का। आपके यूपीएससी प्री का एग्जाम हो, यूपीएससी मेंस का एग्जाम हो, दोनों के लिए ही। और पॉलिटी के लिए जो बाइबल मानी जाती है वो बुक है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। जैसा कि एट ए टाइम आप सभी लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आई एम शोइंग यू द एम लक्ष्मीकांत बुक। इट इज द 7th edition which is the latest and the most updated edition of this book. So we are going to study polity in this series with this book, complete Indian polity from the very beginning to the last मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इस इंडियन पॉलिटी सीरीज को पढ़ने के बाद में यू सिंपली जस्ट हैव टू रिवाइज द करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। अलग से आपको इंडियन पॉलिटी का स्टैटिक या गवर्नेंस का स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज हम सभी लोगों को अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि जो यूपीएससी एग्जाम है उसके अंदर आपसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछा गया है। उन्होंने कहीं से भी आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा है। तो बच्चों को ये चीज बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। तो लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है इसके अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वाइज वो भी मेंशन है। उसके अलावा गवर्नेंस में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और सारी चीजें हुई है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर जो है हमें मौजूद मिलेगी लक्ष्मीकांत की हमारी बुक के अंदर। सिस्टमाइज तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप लोगों को यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मैंने डिटेल वीडियो इसके लिए बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। प्लस आपको यूपीएससी बुक लिस्ट के लिए भी अगर कोई वीडियो मतलब यूपीएससी बुक लिस्ट भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो उसके लिए भी अवेलेबल है। जस्ट सिंपली गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक द लिंक फ्रॉम देयर बुक लिस्ट। प्लस अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने में कोई भी कंफ्यूजन है तो उसका वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों ही वीडियोस जो हैं आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर। इस पूरी सीरीज में हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर की क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक चीज मैं आपको लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में आर्टिकल वाइज हमें चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ, मतलब डीपीएसपी तक के जो पार्ट्स हैं वहां तक हमें जो है थोड़ा सा आर्टिकल वाइज फोकस रखना पड़ता है। तो इस लेक्चर सीरीज में भी हम लोग वही करने वाले हैं कि इन 4 पार्ट्स को मैं जो है आपको थोड़ा सा बताऊंगा आर्टिकल वाइज। देन वी विल गो जिस तरह से हमारा एग्जाम हमसे डिमांड करता है। सो बी विद द सीरीज टिल लास्ट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए ये सीरीज। और विद द लेटेस्ट एडिशन हम इस सीरीज को पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द लेक्चर नंबर फर्स्ट इज सिंपली the historical background और the historical underpinnings of the Indian Constitution। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1947 से पहले the Britishers are the ultimate ruler of our country। उन्होंने किस तरह से हमारे राजा महाराजाओं को हराया, धोखाधड़ी की, बंगाल कॉन्केस्ट, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मराठा कॉन्केस्ट, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी होगी। ये सारी चीज़ों के अलावा जो ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में चलता था वो लंदन में बैठे पार्लियामेंट से चलता था। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पास किया करते थे और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली गई है और उसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर लक्ष्मीकांत के हिसाब से स्टार्ट होता है कि द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया अंडर अ चार्टर गारंटीड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600। ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम भारत आते हैं 1608 1608 में ट्रेडर्स बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी फॉर्म करके। और
इनके पास इंडिया के साथ ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। एक चार्टर दिया जाता है, चार्टर मतलब एक रॉयल ऑर्डर आप यहाँ पर कह सकते हैं। इंग्लैंड की जो महारानी आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ, ये एक एक्सक्लूसिव राइट देती है कंपनी को कि वहां पर आपके अलावा कोई और ब्रिटिश कंपनी जाकर के ट्रेड नहीं करेगी इस तरह से। तो यही कंपनी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जहाँ पर बंगाल का जो नवाब होता है सिराजुद्दौला, उनके सामने होता है रॉबर्ट क्लाइव, और क्लाइव धोखे से सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। फिर 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है, जहाँ पर एक तरफ ब्रिटिश फोर्सेस होती है, दूसरी तरफ नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल और मुगल एम्परर होते हैं। और इस बैटल में भी ब्रिटिशर्स अपनी चालाकी से जीत जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए इतने शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी ही चीज़ें आपने जो हैं वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हैं। और अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए भी अभी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में नहीं जा पाऊँगा। हिस्ट्री में आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं। तो 1765 में बैटल ऑफ बक्सर में जीतने के बाद कंपनी को ट्रेड एक्सक्लूसिव दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और उस समय बंगाल जो होता है भारत का सबसे अमीर प्रांत है, सबसे अमीर प्रोविंस होता है, मतलब इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर यहाँ पर ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़ जाता है। ब्रिटिशर्स इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी की जगह जो होती है वो रूलर बन जाती है। उनके पास टेरिटोरियल रूल, टेरिटोरियल पावर आ जाती है, जो 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसे सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स क्राउन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा का पूरा रूल हैंड ओवर कर लेता है। और 1857 से लेकर तो 1947 तक इंडिया के ऊपर जो रूल होता है वो रूल होता है ब्रिटिश क्राउन का। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम मेजरली दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट होता है इट इज द कंपनी रूल फ्रॉम 1757 टू 1857। मेजरली जो फर्स्ट एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी का, वो 1773 में आया था, जहां से हमारे लिए आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर 1858 से लेकर 1947 तक द क्राउन रूल जो कि इंडिया के अंदर होता है। चलिए, with the independence the need for constitution, hence a constituent assembly was formed with this purpose in 1946, and on 26 Jan 1950 the constitution came into being। जब हम ब्रिटिशर से 1947 में आज़ाद हुए तो देश चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बुक्स की आवश्यकता पड़ी, और उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड हुई, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रेडी कर दिया था, जिसे एक्सेप्ट किया गया है। ये स्टेटमेंट आपके प्रियम्बल के अंदर भी लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। फिर 26 जनवरी 1950 को, मतलब तकरीबन 2 महीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों रोका गया, ये जिसने भी हिस्ट्री में पढ़ा है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएगा, पता चलेगा कि आप लोगों ने हिस्ट्री में इस चीज़ को कितने डिटेल में पढ़ा है। 26 जनवरी क्यों इतना सिग्निफिकेंट डे था कि 2 महीने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टॉप करना पड़ा। पर जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो बहुत सारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और हम 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, तो हम पूरी तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो आदी हो गए थे। तो बहुत सारे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, लेजिस्लेटिव वर्क्स हैं, किस तरह से सरकार चलानी है, वो हमने ब्रिटिशर्स के तरीके के ऊपर जो है वो फॉलो किया। और इन्हीं कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स जो इस ड्यूरेशन में पास हुए, उन्हीं एक्ट से हमारे पास में सारी की सारी चीज़ें हैं। मुगल एम्परर शाह आलम जो है वो ये भाई साहब हैं यहाँ पर, जिन्होंने दीवानी राइट्स जो हैं वो दे दिए थे ब्रिटिशर्स को आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764। जो 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, उसके बाद ये राइट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स को दे दिए गए थे, और यहीं से ब्रिटिशर्स की टेरिटोरियल पावर जो है वो इंडिया में स्टार्ट होती है। 2 हेडिंग्स के अंदर मेजरली हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। कंपनी रूल का जो टाइम होने वाला है इट इज फ्रॉम 1773, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू 1858, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के आने से लेकर तो आपके फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक, और फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने तक हम सेकेंड पार्ट के अंदर मेजरली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कंपनी रूल यहाँ पर डिटेल में देखें तो जो सबसे पहला और जो सबसे मेजर एक्ट आता है, जैसे देखिए 1765 में
कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन को कहीं ना कहीं ये फील हुआ नेक्स्ट 7 ईयर्स में कि जब इंडिया के सबसे अमीर प्रोविंस से ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, वो ऐसा कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में चल रही है। इवन उन्होंने कुछ पाउंड्स का लोन भी वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिमांड किया। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि जब आप वहां पर पिछले 7 ईयर्स से रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं और उसमें से 1 रुपया भी आप होम सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो देन आपको लॉस किस तरह से हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं करप्शन वाला केस यहाँ पर है, और उसी करप्शन वाले केस को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को यहाँ पर पास किया। इस एक्ट के अंदर कुछ मेजर बातें कही गई थी, और इस एक्ट में जो ये एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ही मेजर है, क्योंकि पहली बार भारत में कोई काम पार्लियामेंट्री एक्ट से होने वाला है। It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India। ये पहला स्टेप, मतलब 1600 में जब से कंपनी भारत आई थी, फुल फ्लैजेड इंडिपेंडेंट थी, अपने हिसाब से काम कर रही थी। मतलब कंपनी के भारत आने के तकरीबन 173 ईयर्स के बाद पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई स्टेप लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया जो कि कंपनी के एफर्ट्स को, अफेयर्स को भारत के अंदर कंट्रोल करे। इसने पहली बार कंपनी के 2 अलग अलग फंक्शंस बताए। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कंपनी इज द पॉलिटिकल एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ द कंपनी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। प्लस इस ही एक्ट से भारत के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। किस तरह से हुई? इस टाइम पे कंपनी की 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंसी इज द बंगाल प्रेसिडेंसी, second presidency is the Madras presidency and third presidency is the Bombay presidency। तो इन दोनों प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को यहाँ पर सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर से, और जो गवर्नर होते हैं बंगाल के, उनको नया नाम यहाँ पर दिया जाता है, एंड इट इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है इस एक्ट के अंदर, और उनके लिए एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया जाता है, जो 4 मेंबर गवर्नर जनरल को एडवाइस करेंगे। और पहले गवर्नर जनरल, ये आपकी वनडे एग्जाम्स वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल of Bengal। So Lord Warren Hastings was the first Governor General of Bengal। उनका फोटो भी मैंने यहाँ लगाया है, आप देख सकते हैं। और ये जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि जो गवर्नर्स हैं बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, उन्हें गवर्नर जनरल के अंदर क्या कर दिया गया? सबऑर्डिनेट कर दिया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ये सभी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना का समय ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत में आ चुका है, और उन दोनों गवर्नर को आपके गवर्नर जनरल के अंदर कर दिया गया। प्लस यहाँ पर एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में एस्टैब्लिश की गई, और वो एस्टैब्लिश करने का भी जो जुरिस्डिक्शन था, या जो क्या कह सकते हैं उसको, सहमति थी या जो ऑर्डर था, वो आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही। रेगुलेटिंग एक्ट से ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। वैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे ये सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। मतलब ये तो हम समझ ही सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर, उस टाइम पर जुडिशरी का शायद इतना ज़्यादा वैल्यू था नहीं जितना ज़्यादा वैल्यू आज है। अगला देखा जाए तो इसने कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड में इंगेज करने से रोक दिया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। प्लस स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई कि कोई भी किसी भी तरह से रिश्वत खोरी का काम नहीं करेगा। आप ना तो नेटिव रूलर से, ना ही वहाँ रहने वाले लोगों से रिश्वत नहीं ले सकते। रिश्वत लेने पर यहाँ पर प्रोहिबिशन भी इसके अंदर लगाया गया, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, जिसको क्या किया जाएगा, उसे रिपोर्ट करना होगा रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का कंपनी के भारत के अंदर। तो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट इस तरह से यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे आए थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में अच्छे नहीं थे, इसीलिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ
बीमारियों को रेक्टिफाई करने के लिए। देखिए मैंने बीमारियों वाला वर्ड यूज किया है बट एक्चुअली इट इज द करेक्ट वर्ड। वहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स रेगुलेटिंग एक्ट की थी उन सभी प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट आता है। इसके क्या फीचर्स हैं, ये गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के जुरिसडिक्शन से थोड़ा सा बाहर, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। कंपनी के सर्वेंट्स को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर कर देते हैं। जैसे 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करना था तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्लियर नहीं किया गया था कि कौन कौन सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आएगा, पर अब कंपनी के सर्वेंट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आएंगे, ऐसा कहा गया। और जो रेवेन्यू मैटर्स थे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कहेगी। मतलब रेवेन्यू मैटर्स, टैक्स कलेक्टिंग मैटर्स, उसमें फुल फ्लेजेड पावर जो है वो गवर्नर जनरल का रहेगा और किसी को भी ये पावर नहीं दिया जाएगा। दिस इज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो यहाँ पर देखिए, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके अलावा कलकत्ता के सभी इनहेबिटेंट्स का जुरिसडिक्शन देगी, वेदर दे आर द इंडियंस और वेदर दे आर द यूरोपियंस। हिंदूज को हिंदू लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के हिसाब से आप ट्रीट करेंगे। मतलब इस्लाम में जो लॉ प्रेडिक्ट किया गया है मुस्लिम्स का ट्रायल उस तरह से होगा, हिंदुओं के लिए जो लॉ है उस हिसाब से हिंदुओं का ट्रायल होगा। इसके अलावा प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। जो भी प्रोविंसेस में कोर्ट्स हैं उसके फैसले के ऊपर अगर आपको किसी भी प्रकार से उस फैसले को चैलेंज करना है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। देखिए कितना अजीब है, मतलब कितना ज्यादा ओवरलैपिंग है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का, कि अब जुडिशियल मैटर है कुछ भी तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाकर के किसके पास जाएंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास जाएंगे, ये कहा गया था। इसके अलावा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की परमिशन भी इस लॉ के अंतर्गत दे दी जाती है। दिस इज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस टाइम पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट और उन्हीं के कुछ रिकमेंडेशन के ऊपर ये एक्ट बनाया गया, इसीलिए इस एक्ट को कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है। इस एक्ट के बारे में भी हम कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फीचर्स, मतलब कमर्शियल फीचर्स मतलब फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड फीचर्स और पॉलिटिकल फंक्शंस, जैसे कि वो अब नवाब की तरह काम कर रहे थे बंगाल में तो उन फंक्शंस को अलग अलग किया कि पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस कंपनी के अलग अलग हैं, ऐसा पिट्स इंडिया एक्ट ने कहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी है वो कमर्शियल अफेयर्स के साथ डील करेगी, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई बॉडी बनाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई बॉडी बनाएगी जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करेगी। इस तरह से एक डबल सिस्टम या फिर एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर लागू किया गया पिट्स इंडिया एक्ट की मदद से। ये डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव का था उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा डुअल गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन ये जो है उस डुअल गवर्नमेंट वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। इसमें दो अलग अलग बॉडीज दो अलग अलग चीजों को डिस्कस करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होने वाला है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है वो डील करेगा। दिस इज विलियम पीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन 1784। उसके अलावा इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि it empowered the board of control to supervise and direct all operation of the civil and military government of the revenues of the British possession in India। इस लाइन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहली बार कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भारत में पोजेशन है, जो अधिपत्य है, जो अधिकार है, जो एरियाज अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं इंडिया में। मतलब कॉन्कर तो कंपनी ने किया था, रह कंपनी रही थी, रूल कंपनी कर रही थी, लेकिन पार्लियामेंट ने पहली बार
कंपनी के ऊपर अपनी सुपरवेंसी दिखाई। मैंने यहाँ इस चीज को हाईलाइट भी किया हुआ है कि द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया और फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पहली बार कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। और कंपनी के अफेयर के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे कंपनी के, उन सभी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कि दे आर अल्टीमेटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंपली मीन्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके बाद 1786 का एक्ट आता है। इस एक्ट के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो भाई साहब आप फोटो में देख सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका नाम है। इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का 1786 में। तब भैया ने दो डिमांड्स रखी कि अगर आप मुझे ये दो चीजें फुलफिल करेंगे तो ही मैं गवर्नर जनरल का पद लूंगा, वरना नहीं लूंगा। अब इतने अच्छे ही ऑफिशियल थे कि इनके दोनों ही डिमांड्स को मान लिया गया और उन दोनों डिमांड्स को मानने के लिए 1786 के एक्ट को पारित किया गया। पहली तो क्या है कि ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, कि गवर्नर जनरल को अगर काउंसिल कुछ कह रही है और कुछ स्पेशल केस और गवर्नर जनरल को काउंसिल को 4 मेंबर वाली काउंसिल जो मैंने आपको बताई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उनकी बात नहीं जम रही है तो गवर्नर जनरल उनकी बात को ना माने, कंपलसरी नहीं है। और जो गवर्नर जनरल है वो ही कमांडर इन चीफ भी होगा, मतलब पूरी आर्मी नेवी मिलिट्री का चीफ भी जो है वो गवर्नर जनरल ही होगा। इन दोनों डिमांड्स को मानने के लिए 1786 के एक्ट को पारित किया जाता है। इसके अलावा 1786 का एक्ट इतना ही है, इसमें कुछ और मेजर बातें नहीं है। इसके बाद 1793 जो चार्टर आपने सुना, अभी मैंने तो लेक्चर स्टार्ट किया तब भी कहा था क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लेकर आए थे, तो चार्टर एक्ट यहाँ से हर 20-20 साल के बाद फिर कंपनी रूल के अंदर चार्टर एक्ट जो है वो आने वाले हैं। 1783 का जो चार्टर है, इसने क्या किया है, जो ओवरराइडिंग पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी काउंसिल के ऊपर दी गई थी वो आगे के गवर्नर जनरल्स को भी दे दी गई, और जो दोनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, उन्हें भी दे दी गई कि अगर काउंसिल की कोई भी बात गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आती है तो गवर्नर जनरल काउंसिल की बात को ओवरराइड कर सकते हैं। ये पावर फ्यूचर गवर्नर जनरल्स प्लस गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी दे दी गई। दूसरा, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर और कंट्रोल दिया गया दोनों ही प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स के ऊपर। अब वो बिना पूछे पीस और वॉर नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी करना है तो गवर्नर जनरल से परमिशन जो है वो मैंडेटरी कर दी गई। गवर्नर जनरल की पावर्स जो है वो बढ़ा दी गई। इसके अलावा कंपनी की ट्रेड मोनोपोली अगले 20 साल के लिए चार्टर ने भारत में बढ़ा दी कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के अंदर ट्रेड करेगी मोनोपोलिस्टिक तरीके से फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। कमांडर इन चीफ जो है, कॉर्नवालिस के टाइम पे कमांडर इन चीफ तो वो गवर्नर जनरल खुद बन गए थे, और इस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत से टाटा बाय बाय हो चुका है। तो गवर्नर जनरल जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, और क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके मेंबर्स को जो सैलरी दी जाएगी वो भारतीय रेवेन्यू से दी जाएगी। इस चीज को भी यहाँ पर जो है 1793 के चार्टर के अंदर कहा गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट 20 इयर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और चार्टर आता है 1833 में, और यहाँ पर 1813 में सॉरी, यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट एक झटका देता है। पिछले 213 साल से चली आ रही ट्रेड मोनोपोली जो कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दी थी, उसे पार्लियामेंट यहाँ पर जो है वो ट्रेड मोनोपोली खत्म कर देता है। मतलब अब जो है कोई भी कंपनी जो कि ब्रिटेन की हो वो भारत में आकर ट्रेड कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। लेकिन कंपनी का जो चाय में ट्रेड था और जो चाइना के साथ ट्रेड था उसमें अब भी कंपनी की मोनोपोली रहेगी कि कोई और कंपनी चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकती और चाय के व्यापार में ट्रेड नहीं कर सकती। बाकी तो ओपन फॉर ऑल कंपटीशन जो है वो अल्टीमेटली कर दिया गया है। It asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India. ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई इस एक्ट के जरिए कंपनी के ऊपर।
क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने की परमिशन दे दी गई, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की परमिशन दे दी गई, प्लस वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। एजुकेशन भी आप इसे कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग कहेंगे सर का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो उनके लिए मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ। इट्स वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया के अंदर लागू किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम 1813 के चार्टर के बाद में। लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के लिए और अथॉरिटी दी गई, जो भी लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा सकती है लोगों के ऊपर, और कोई भी अगर टैक्स पे नहीं करता है तो आप उसे पनिश भी कर सकते हो, उसका भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला है। देन और फिर आता है 1833 का चार्टर। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चार्टर होने वाला है। वैसे तो हर एक्ट इम्पॉर्टेंट है, पर 1833 के चार्टर में क्या है तो देखिए, ये फाइनल स्टेप है भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से सेंट्रलाइजेशन करने का, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उन्हें बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार देश यूज किया गया यहाँ पर पूरा का पूरा। अभी तक आप प्रेसिडेंसीज में हुआ करते थे, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर कंट्री। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इन्होंने पूरे के पूरे देश की बात करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया है, और जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स हैं वो सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई है। मतलब पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरे इंडिया पर अपनी गवर्नेंस दिखाई है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है विलियम बेंटिक। उनका फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ही इज विलियम बेंटिक who is the first governor general of India in 1833. Actually, he is the last governor general of Bengal also, and he is the first governor general of India also. इसके अलावा गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को से उनके लेजिस्लेटिव पावर्स छीन लिए गए हैं। वो सारे के सारे पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए हैं, एक्सक्लूसिव पावर्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पूरी की पूरी पावर गवर्नर जनरल के पास आ चुकी है। द लॉज मेड अंडर दिस प्रीवियस एक्ट्स आर कॉल्ड रेगुलेशन। इससे पहले जितने भी थे वो सब रेगुलेशन कहलाते थे, लेकिन अब वो सब एक्ट कहलाएंगे। ये भी यहाँ पर कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी की तरह जितनी भी एक्टिविटीज थी उन सबको खत्म कर दिया गया और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर यहाँ पर बना दिया गया। 1833 के चार्टर में एक चीज और की गई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो 1833 के चार्टर में किया गया। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है उसे एक ओपन कंपटीशन के तौर पर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया था। इट इज अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स। देखिए, आप सभी लोग भी यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बार 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसने इसे ओपन फॉर ऑल किया था। हिस्ट्री में यहाँ पर इस टाइम तक बहुत सारे विद्रोह, बहुत सारे विरोध चल रहे हैं और बहुत सारी डिमांड चल रही थी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ओपन कंपटीशन कर दिया जाए। और आप सभी लोगों को एक एक्स्ट्रा नॉलेजेबल फैक्ट मैं बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जिनके नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी 4th रैंक आई थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जिससे पहले CSE के नाम से जाना जाता था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और अब इसे यूपीएससी CSE के नाम से जाना जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से। चलिए, फिर 1853 का चार्टर, ये कंपनी के लिए आखिरी एक्ट होने वाला है। इसके बाद फिर से कॉय म्यूटेनी हो जाएगी 1857 में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत प्यार से ईस्ट इंडिया कंपनी के गाल पर थप्पड़ मारकर उनसे सारे के सारे अधिकार छीन लेगी। इस एक्ट ने पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उसे अलग अलग किया है। मतलब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन फिर से जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्ट कर देगा। एक नई 6 मेंबर बॉडी बनाएगी जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा जाता था फॉर द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अदर वर्ड से अंदर कहा जाए तो गवर्नर जनरल के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। और दिस इज दी अ टाइप ऑफ मिनी पार्लियामेंट। जी हाँ,
पहली बार पार्लियामेंट्री फंक्शंस भारत के अंदर आने लगे हैं, जब मिनी पार्लियामेंट के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया है। एक ओपन कंपटीशन ऑफ जो रिक्रूटमेंट थी, जिसे यहाँ पर लॉर्ड मैकाले कमेटी के अकॉर्डिंग इंडियन सिविल सर्विसेज के तौर पे कहा गया। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी का रूल तो जो है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन तक। एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई कि कभी भी कंपनी के रूल को टर्मिनेट किया जा सकता है जब भी पार्लियामेंट चाहे। 1853 में ही ये बात कही गई थी और 1858 में पार्लियामेंट ने ऐसा चाह भी लिया। इंडियन काउंसिल में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में 6 मेंबर्स में से कुछ जो हैं वो आपके इंडियंस होंगे। इसके बाद सीधे कंपनी रूल एंड हो जाता है, एंड बिगिन विद द क्राउन रूल, जिसे हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और क्वीन विक्टोरिया बाई के इस फोटो के साथ मेरी मुलाकात होगी आपसे कल इसी टाइम। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।